नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बिहार चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा आज होगी। शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दरअसल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बता दें कि 2 से 3 चरण में जानकारी है कि बिहार चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा की 243 सीटों पर बिहार में चुनाव होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग शाम को 4 बजे कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने शाम को बैठक बुलाई है और बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। निर्वाचन आयोग ने पिछले 2 दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी। इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा आज होनी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस समय सीमा से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। बिहार चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया कराई गई थी, जिसको लेकर काफी हो हल्ला मचा था और जैसे ही शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद बिहार में चुनावी बिगुल बज जाएगा, यानी कि बिहार में चुनाव का शंखनाद होगा शाम 4 बजे के बाद। और अब बात करेंगे कि बिहार में युवा वोटर कितने हैं, तो 3,70,11,485 युवा वोटर हैं। एसआईआर से पहले कुल वोटर 7,89,00,000। एसआईआर में नाम कटे 47 लाख। फाइनल लिस्ट 7,42,00,000 की सामने आती है। कुल वोटर्स 7,18,00,000 2020 में थे, 2025 में 7,41,00,000 और फिर अंतर इसमें जो देखने को मिला वो था 23,69,000 का। पुरुषों की बात की जाए तो 3,79,00,000 पुरुषों की संख्या ये देखने को मिली। तो कुल युवा वोटर और एसआईआर में नाम कटे 47 लाख। फाइनल वोटर लिस्ट निकलकर सामने आती है एसआईआर प्रक्रिया के बाद। और फिर थर्ड जेंडर पर अगर हम नजर डालें 2020 में और बात करें तो कितने वोटर्स जो हैं वो थर्ड जेंडर के हैं, उनको लेकर भी अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं। तो महागठबंधन की बात करें तो यहां भी सीट शेयरिंग को लेकर 2 फॉर्मूला सामने आया है। किसी एक पर मुहर लग सकती है। लगातार अब एनडीए ब्लॉक और इंडिया ब्लॉक मिलकर सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं और फाइनल टच जिसे दिया जाना चाहिए वो अभी किसी भी दल से निकलकर सामने नहीं आया है। और ये वो आंकड़े हैं 2020 से लेकर 2025 के कि कब कितने वोटर्स बिहार में थे और कितनों के नाम फाइनल लिस्ट में देखे जा रहे हैं और एसआईआर में कितने लोगों के नाम कटे हैं, वो संख्या आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। और अब इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, तो वहीं आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और बात करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि लगातार जैसे ही शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद बिहार में चुनाव का बिगुल बज जाएगा और किन किन मुद्दों पर अब राजनीतिक दल अपनी बातों को तैयार कर रहे हैं, विषयों को बना रहे हैं और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता बिहार में दी जानी चाहिए और कहां कमजोरियां सामने आ रही हैं, उन सभी विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर रणनीतियां लगातार दोनों ब्लॉक में देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें सुनील कौशिक जी, अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की और एनडीए ब्लॉक की, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनडीए ब्लॉक में जिस तरीके से शीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो कहां है, आखिर क्या वजह सामने आ रही, कहां कमजोरियां नजर आ रही है कि जिसके चलते ये सहमति नहीं बन पा रही है? सुनील जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर दीजिए।
देखिए, बिहार के चुनाव में हर छोटा राजनीतिक दल एक ऐसी रणनीति या ऐसी भूमिका में आना चाहता है कि जिससे उसके बगैर सरकार न बने। हम्म। पिछले 30 साल से यदि वहां की रणनीति आप देखेंगे या मतदाताओं का ने जो आदेश दिया, जनादेश जो दिया, हम्म। यदि उसकी समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से जो भी वहां सरकार में रहता है, निश्चित तौर से उसको समर्थन की आवश्यकता हम्म। होती है। और हमने देखा भी है पिछले 15 साल से कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दल होने के बावजूद भी अपना हम्म। मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। तो जो सीटों को बंटवारा को लेकर के हो रहा है, चिराग पासवान हो या नीतीश जी की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम्म। इन सबके बीच एक ऐसा, मतलब मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जीतने के लिए नहीं, निश्चित तौर से इतनी बड़ी सीट चाहते हैं कि वो एक ऐसी भूमिका में आ जाएं कि उनके बगैर सरकार न बने। हम्म। चिराग पासवान 100 सीटें मांग रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी 100+ पे लड़ना चाहती है। नीतीश जी भी चाहते हैं कि यही स्थिति रहे, लेकिन इतनी सीटें तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि जो भी 2 या 3 बार मीटिंग हुई, पिछली बार जब अमित शाह जी गए और सीट बंटवारे को लेकर के जो चर्चा होनी थी, 5 मिनट भी नहीं रुके। तो इसलिए नहीं रुके कि कुछ लोगों ने एक ऐसे कमेंट वहां कर दिए जहां लग रहा था ये सबको सीटें दी जाए तो 500 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी। हम्म। तो अमित शाह जी को मीटिंग छोड़ करके जाना पड़ा। हम्म। तो जहां तक मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आज जहां तक है चुनाव की घोषणा हो जाएगी, इतना हम्म। अब समय बचा नहीं है। हम्म। बड़े राजनीतिक दल यही चाहते हैं और हम्म। अधिकतर राज्यों में हम देखते भी हैं कि पीक पॉइंट पर सीटों का बंटवारा हो, जिससे हम्म। छोटे राजनीतिक दलों को मौका नहीं मिले। हम्म। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस गणेश गुप्ता जी करेंगे, 2 चरण में कराते हैं, 3 चरण में कराते हैं, कुछ कह रहे हैं कि एक ही चरण में करा दिया जाए। पिछला हम्म। 2020 का हम देखेंगे तो 3 चरण में वहां चुनाव हुआ। तो हम्म। अब चुनाव आयोग निर्णय लेगा कितने चरणों में चुनाव होता है, क्योंकि बड़े राजनीतिक दल तो कवर कर लेते हैं यदि एक हम्म। ही चरण में चुनाव होता है, लेकिन छोटे राजनीतिक दलों के पास नेताओं की, क्षेत्रीय नेताओं की कमी रहती है। हम्म। अधिकतर वो चाहते हैं कई हेलो। चरणों में उनके राज्यों में चुनाव हो। हम्म। अब इस बात हेलो। को लेकर के जब चुनाव आयोग ने बिहार में जो हाँ मीटिंग सर। की, उसमें कई राजनीतिक दलों ने ये इच्छा जताई कि लगभग 2 चरणों में हो। सत्ता दल कह रहा है कि एक ही चरण में चुनाव करा लिया जाए। हम्म। तो अब शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कहता है हमारे देश का चुनाव आयोग, कितने चरणों में चुनाव वहां कराएगा। हम्म। उसके बाद मुझे लगता है कि छोटे राजनीतिक दल जितने भी हैं, हम्म। सीट बंटवारे को लेकर के उनके पास समय नहीं बच पाएगा। और बिल्कुल। जो भी बड़े राजनीतिक दल बैठ के निर्णय लेंगे, हम्म। निश्चित तौर से वही फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन सुनील जी, लगातार जिस तरीके से अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है, उसको देखकर समझकर क्या, मतलब क्या एनालिसिस किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है समय सीमा पर और अलग अलग एक्शन भी लिए जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया के जस्ट तुरंत बाद 2 दिवसीय दौरे पर इलेक्शन कमीशन बिहार जाता है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इसके बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा। लेकिन सीट शेयरिंग जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अभी तक पेच जो है वो फंसा पड़ा है। और इसी बीच हमारे साथ आलोक पांडे जी भी जुड़े हुए। सर, आप कैसे देखते हैं बिहार चुनाव को और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? बिहार चुनाव को मैं बिहार जाकर भी मैंने कई बार कवर किया है। वहां मैं 2-3 हजार किलोमीटर मैंने सर किया है, लोगों से मिला जुला हूँ। तो चुनाव तो जैसे हर बार होता है उसी तरह से है। और नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय लेवल पर छवि है एक निगेटिविज्म की, वैसे बिहार में नहीं दिखाई देती। हम्म। नीतीश कुमार अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर के रूप में बिहार में है। हम्म। उनका वोटर शांत रहता है, महिला वोटर और कुर्मी उनका कोई उनका वोटर है वो उनके साथ है। तो हम्म। नीतीश फैक्टर एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। हम्म। बिहार से बाहर भले वो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार एक कमजोर फैक्टर लगे, लेकिन हम्म। नीतीश कुमार एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। हम्म। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि वो इस बार 20 साल से जो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, सत्ता में तो रही, लेकिन हम्म। नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग क्षमता इतनी रही कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो आरजेडी में के साथ चले जाएंगे और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हम्म। तो क्या इस चुनाव में नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी इसको मुख्यमंत्री बनेगा? हम्म। ये एक सबसे बड़ी कहना है बिहार के चुनाव में। बिल्कुल। अभी जो धीरे धीरे चीजें निकल के आ रही वेद हैं प्रकाश वो जी, ये निकल देखिए, के आ रही हैं कि एनडीए बीजेपी को इस एज बात है। को बखूबी जानती है कि नीतीश कुमार उनके लिए कितना स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं और उन्हीं के नेतृत्व में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अब सबकी जो नजरें हैं, सबकी बातें इस विषय को लेकर की जा रही है, क्योंकि जैसे ही बिहार विधानसभा के नतीजे निकलकर सामने आएंगे उसके बाद क्या नीतीश कुमार सीएम के उम्मीदवार होंगे या नहीं? जी बिल्कुल। जैसा आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह ने कहा था
कि बिहार चुनाव को लेकर हमारी जो भाजपा की जो रणनीति है, 3 यम फैक्टर, महिला, मोदी और मंदी, उसमें उन्होंने नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर, आपने देखा होगा 2005, 10 और 15-20 के बाद इस चुनाव में यह पहली बार है जब सीएम चेहरा जो है नीतीश कुमार को घोषित नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट कर दूं, जैसा मैं अभी कहा हूं कि 3M, मंदिर, मोदी और महिला, इनको उन्होंने स्पष्ट किया है अमित शाह ने, जो हमारे वोट के आधार है, हमारी सियासत की जो रणनीति है। लेकिन उन्होंने सीएम फेस को लेकर नीतीश कुमार का जिक्र अभी तक नहीं किया है। ये अपने आप में एक संशय करने वाली, और एक पत्रकार के तौर पे मैं जहां तक समझ रहा हूं, अभी तक एक बहुत ही सियासत में एक संशय हर आदमी के मन में है कि नीतीश कुमार को सीएम फेस अभी भाजपा ने नहीं घोषित किया है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कुछ तो वजह है कि ये कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन उम्मीदवार वो बनते हैं या नहीं ये तो समय ही बताएगा। लेकिन सुनील जी, अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात कर लें तो वहां पर भी पेच फंसा हुआ है। वो किन कार्डों से जूझ रहे हैं? उनके पास ऐसी कौन सी कमजोरी है जो अभी तक सीट शेयर नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखो, सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन में भी लगभग 4 बार मीटिंग हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं कि ओबीसी को इंडिया गठबंधन में सम्मिलित करके चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वो कम से कम वोट काटने की रणनीति में कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे ही एनडीए ब्लॉक अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रख देता है और ये बात पता चल जाती है कि किसने और कितने सीटों पर ये पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, और इसके बाद वो तय करेंगे कि हमें किस तरीके का अपना उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए? नहीं, देखो, पिछले चुनाव की यदि हम चर्चा करें तो निश्चित तौर से कई आंकड़े ऐसे चौंकाने वाले उसमें हैं कि ओवैसी की पार्टी को इंडिया गठबंधन चाहे वो डिनाई कर दे, लेकिन जो वोट प्रतिशत रहा, जो उनकी सीटें आई, जहां वोट उनके प्रत्याशी खड़े हुए, उस पर आरजेडी के, कांग्रेस के प्रत्याशी हारे, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जहां तक है, कई बार मीटिंग हो चुकी है, कांग्रेस की भूमिका वहां क्या रहेगी, कांग्रेस जो सीटें मांग रही हैं उसमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तमाम ऐसे चेहरे हैं जहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं चाहती वो कांग्रेस में आकर के उभरे, और जैसे पप्पू यादव को लेकर के देखो, कन्हैया कुमार को लेकर के देखेंगे हम, तो ऐसे कई वहां और भी चेहरे हैं जहां बड़े आंदोलन अभी हुए, बड़े रोड शो हुए, उनकी भूमिका को कट ऑफ कर दिया गया। बिल्कुल लौटूंगी इस बात पर भी, लेकिन सर देखिए आलोक जी, लगातार सभी पार्टियां अब पूरे दमखम से चुनाव में उतरी हुई हैं, तैयारियां कर रही हैं, रणनीतियां बना रही हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर रही हैं, और जैसे ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनावी बिगुल बज जाएगा। लेकिन अगर कहीं बात दबी हुई है या फिर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो पीके यानी कि प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के संस्थापक, उनको लेकर कुछ खास माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्या वो कुछ असर दिखा पाएंगे? माफ कीजिएगा, पीके मेरे हिसाब से अभी बंद मुट्ठी है। अब वो जब खुलेगी तब पता चलेगा लाख की है कि खाक की है। लेकिन फिर भी पीके ने एक उस मोटर को अपनी तरफ ले जाने का मौका दिया है। एक कम से कम प्लेटफॉर्म तो दे रहे हैं कि भाई अगर आप एनडीए प्लस या आरजेडी प्लस से असहमत हैं, नाखुश है, तो मेरे पास आइए। लेकिन क्योंकि उनकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं है, बिहार की जो जातीय एक सोवरेनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उन जातीय संप्रभुता की बिहार में बात है, वो इसी वजह से सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। हर जाति का अपना नेता है और हर जात के नेता की अपनी महत्वाकांक्षा है, चाहे वो एनडीए के साथ हो के गठबंधन में हो या इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में हो। इसीलिए सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, और इसीलिए पीके की भूमिका को बहुत बड़ी मैं नहीं देख पा रहा हूं इस बार, क्योंकि पीके की जो पूरे बिहार में स्वयं अकेले लड़ने की रणनीति है, कोई पार्टी पूरे बिहार में अभी तक ये लड़ने का दुस्साहस नहीं कर पाई। अब पीके दुस्साहस करते, देखते उसको क्या परिणाम होता है। बिहार जाति समूह में बटा हुआ एक सामाजिक समूह है, और वहां पर सबकी राजनीतिक जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, यही एक प्रमुख कारण मुझे लगा वहां लोगों से मिल करके, कि लोग चाहते हैं कि हमारी पार्टी के लोगों को, हमारी जात के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, टिकट मिले। तो कोई किसी की जाति समूह को नाराज नहीं करना चाहता, और नाराजगी न करने की वजह से कोई नाराज ना हो जाए। सीटों का बंटवारा दोनों गठबंधनों में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, शायद और इसीलिए अभी तक सहमति नहीं बन पाई, और हो सकता है कि जल्दी इस पर फैसला आ जाए। लेकिन वेद प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर के बारे में आपका एनालिसिस क्या कहता है?
जी बिहार विधानसभा चुनाव में देखे तो तमाम राजनीतिक दलों को आप देखिए तो प्रशांत किशोर एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हर विधानसभा में प्रशांत किशोर ने 5 से 15,000 वोट करीब करीब उन्होंने तैयार कर लिए हैं। और मैं आपको सबसे अहम बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप देखे होंगे कि भाजपा का जो राष्ट्रवाद या जीरो भ्रष्टाचार की नीति रही है, उसमें प्रशांत किशोर देखे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार उभरा है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय से प्रशांत किशोर लगातार भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े या जदयू के बड़े बड़े मंत्रियों को जो घेरने का काम किया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा और अहम मुद्दा बनकर उभर रहा है। आप प्रशांत किशोर की बात करें तो निर्भर करता है कि तमाम, जैसे आप देखें कि इधर मिथिलांचल की तरफ देखें अगर, तो मिथिलांचल में सीट को लेकर जो उम्मीदवार मेरे समझ में जो उम्मीदवारों को चिन्हित किया गया है, उसके हिसाब से बीजेपी को नुकसान होगा। दूसरा आप देखें यहाँ सीमांचल में, तो सीमांचल में भी निर्भर करता है कि उम्मीदवार, वहां जो उम्मीदवार होंगे उनको कहीं ना कहीं सीमांचल में भी आप महागठबंधन को ये प्रशांत किशोर नुकसान जरूर करेंगे। जैसा कि हर विधानसभा में मेरा कहना है कि और वो तो कह रहे हैं कि जैसे उनकी सरकार बनेगी वो शराबबंदी को खत्म कर देंगे। और एक बहुत बड़ा खेमा जो है वो नीतीश सरकार के साथ इसीलिए है, नीतीश कुमार के साथ इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की हुई है। तो क्या उनके इस फैक्टर से उन्हें नुकसान होगा? नहीं, नुकसान की बात मैं नुकसान पे आ रहा हूं। आप देखें तो बिहार में जो शराबबंदी है उसको लेकर आप देखे होंगे कि शराब माफिया, एक तो राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान है और शराबबंदी एक अच्छी पहल है, लेकिन शराबबंदी के बाद, इसके बाद आपने देखे होंगे कि एक समानांतर सरकार जो शराब माफिया की है, लगातार छोटे मोटे अपराधी जो हैं एक बड़े माफिया बन गए हैं। एक असंगठित गिरोह जो है शराब परोसने का बिहार में काम कर रही है। ऐसे में मैं ये बता रहा हूं, कहने को शराबबंदी है लेकिन बिहार में होम डिलीवरी है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का ये कहना कि मैं आने के बाद शराबबंदी अगर की शुरुआत या उसको शराबबंदी खत्म कर दूंगा, कहीं ना कहीं बिहार की आधी आबादी तो उनके साथ है ना, महिलाओं की सिंपैथी है ना नीतीश कुमार के साथ। जी बिल्कुल, आप देखें तो शराबबंदी के बाद शराब की कीमतें महंगी हुई हैं, शराब होम डिलीवरी हो रही है, बड़े बड़े माफिया यहाँ शराब माफिया पनपे हैं। आर्थिक तौर पे देखें तो सरकार को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान है। मैं ये नहीं कहता हूं कि शराबबंदी मतलब सरकार के लिए हो सकता है कि प्रशांत किशोर को इससे थोड़ा बहुत, मैं समझता हूं सरकार में जो उनकी जो सियासी छवि है तो थोड़ा बहुत तो डेंट होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जो जमीनी व्यवहारिक सच है उसको उन्होंने स्वीकारा, ये बहुत बड़ी साहस की बात है कि व्यवहार में आप देखें व्यवहारिक तौर पे तो शराब होम डिलीवरी हो रही है, शराब की कीमतें महंगी हुई है, शराबबंदी कहाँ है बिहार में? बिल्कुल, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल लौटेंगे इस बात पर भी, लेकिन लगातार सुनील देखिए जिस तरीके से आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और उसमें भी बगावत की स्थिति देखने को मिल रही है, तो क्या इस बगावत से क्या आरजेडी को नुकसान होगा? क्योंकि जिस तरीके से जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी तो उस वक्त भी तेज प्रताप यादव ने कई सवालिया निशान खड़े किए थे और लगातार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते थे। ये बात भी तेजस्वी यादव की तरफ से कही गई, लेकिन जैसे ही ये सवाल उनसे पूछा जाता है राहुल गांधी से कि क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, तो उन्होंने थोड़ा गोलमोल जवाब दिया था। आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, ये तो दोनों तरफ है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और इंडिया गठबंधन ने भी अभी मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। और निश्चित तौर से ये मुझे लगता है कूटनीतिक तरीके से एक दूसरे एनडीए तो कह रहा है ना कि वो तो चुनाव लड़ेगा नीतीश कुमार के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की अभी इतनी स्थिति मैं नहीं मानता कि वो जाकर के रैलियों को संबोधित करें जाकर के, और जो उनकी तबियत की स्थिति को लेकर के दे बोलने चलने उठने के ढंग को देखें तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश जी इतनी मेहनत कर पाएंगे। निश्चित तौर से जवाब उड़ रहा है कि नीतीश जी के बेटे मुख्यमंत्री के रूप में आए और भी नाम निकल के आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या राजद हो या जेडीयू हो या कोई भी अन्य प्रदेश में भी देखें, ये कि कूटनीतिक तरीके से रणनीति बनाने का एक प्रयास होता है कि दबाव बने कि मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर ठीक है हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे, आपकी पार्टी का हमको इतनी सीटें चाहिए।
ये कोई ऐसी नई बातें नहीं है। अगर राहुल गांधी ने डिनाई कर दिया है, चुप हो गए, या अमित शाह जी ने भी एक सवाल पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने भी आगे बढ़ गए, उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। तो ये सब बातें होती हैं, और ये बातें जब तक होती हैं जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता। सीटों का बंटवारा होने के बाद देखेंगे, हर, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। या बिल्कुल। नहीं बनाएंगे तो बिना मुख्यमंत्री में। लेकिन प्रशांत किशोर की जो आप बार बार चर्चा कर रही हैं, जहां तक मैं समीक्षा कर पा रहा हूँ, प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में एक साइड नहीं कर सकते। क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई है, 10 से 15 हजार, 20 हजार वोट, या मैं कह रहा हूँ 10 हजार के वोट के आसपास भी या तो वो पा लेते हैं। तो जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हराने की बिल्कुल। स्थिति में तो हो सकता कहीं ना कहीं है। और जब वो हराने की स्थिति में आएंगे तो कहीं ना कहीं बीच में समझौते तो वोट होंगे। काटने का काम तो करेंगे, कह सकते हैं। यही यही बड़ी पार्टियों को देखना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर की भूमिका को तय तो करना पड़ेगा। यदि प्रशांत किशोर की भूमिका तय नहीं होगी तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि बड़े राजनीतिक दलों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अंत में किसको फायदा मिलेगा? नहीं, अब ये तो बिहार की जनता क्या निर्णय देती है ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जैसे एसआईआर मुद्दे को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के यदि हम चर्चा करें तो बिहार की जनता ने उसको क्योंकि स्वीकार कहीं ना नहीं कहीं किया। बड़े बड़े जो अब राजनीतिक विश्लेषक है वो ये कहते हैं कि अभी प्रशांत किशोर को बहुत मेहनत करने की जरूरत है बिहार के लिए। तो उस एनालिसिस को देखते हुए लगता तो नहीं है कि उन्हें कुछ बहुत बड़े पैमाने पर हासिल होगा, लेकिन हाँ कुछ वोट काटने देखिए, जैसा काम वो कर सकते हैं। पिछली बार आप देखेंगी कि एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली और इंडिया गठबंधन को 110 सीटें मिली। 112 सीटों पर मुझे लगता है बहुमत वहां मिल जाता है, 12-1-13 पे। तो 2 सीट 3 सीट इंडिया गठबंधन पीछे था। तो ये मान के चला जाए, ये 10 सीटों पे भी, या पिछले रिजल्ट को देख लिया जाए, या 10 सीटों पे भी उलट फिर हो जाता है थोड़ा बहुत भी, तो सत्ता से बाहर होंगे लोग। बिल्कुल। ऐसा ऐसा एक वहां का गणित आप देख लीजिए कि 110 और 125, मतलब आप राजद के पास या कांग्रेस के पास, या मुझे लगता है सीमांचल की बात करें, ईआईएम के साथ समझौता हो गया होता, ईआईएम को भी 5 सीटें मिली, राजद को भी वहां 5 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली, या तो वहां गठबंधन हो गया होता तो अन्य जगह सीटें बढ़ गई होती। तो ऐसी स्थिति में जो वहां के राजनीतिक जो समीक्षक हैं, जहां तक हम लोग भी यहाँ दिल्ली से बैठ करके देख रहे हैं, कि प्रशांत जी की भूमिका को हम डिनाई नहीं कर सकते। यदि तो उन्होंने 10 से 15 सीटों पर भी रणनीति के तहत उलटफेर करने का प्रयास किया तो निश्चित तौर से ये मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर बिल्कुल। पिछले पिछले रिजल्ट की समीक्षा हम करें तो, या तो वही वही हम मान लें और वहां प्रशांत जी की भूमिका को हम निश्चित कर दें, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि उनकी भूमिका एक्सेप्टेबल है वहां बिहार की राजनीति। बिल्कुल। आलोक जी, कास्ट फैक्टर कितना बड़ा हो सकता है इसमें, क्योंकि लगातार बिहार की राजनीति जब भी होती है वो जाति को लेकर ही होती है। ये बिहार में और कुछ है ही नहीं। राजनीति में पहला केवल एक ही चीज है, वो है कास्ट, जाति। जितना मैं पिछले 1.5-2 सालों में बिहार गया हूँ और मैंने वहां लोगों से बात की, यात्राएं की है, तो जाति की अंतिम जो बटन दबाएगा तो वो केवल कास्ट फैक्टर आएगा, और पीके उस कास्ट फैक्टर में फिट नहीं बैठते। ब्राह्मण है, पांडे है, ब्राह्मणों की कितनी वहां सीटें हैं, तो वो मौका देने के नाम पर, चर्चा के नाम पर, और सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। लेकिन जब बात बटन दबाने की आएगी तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए वो ऐसी कोई बहुत बड़ी भूमिका बिहार अभी देने नहीं जा रहा। वो अपना वोट क्यों खराब करेगा पीके को लेकर के? उसे पता है ये तो एनडीए को डालेगा तो कुछ बनेगा, या इंडिया को डालेगा तो बनेगा, पीके को डालेगा तो एक नया अरविंद केजरीवाल पैदा हो सकता है। अभी दिल्ली से बड़ी मुश्किल से अरविंद केजरीवाल को छुटकारा मिला है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति तो पीके कर रहे हैं ना, तो बिहार की जनता अरविंद केजरीवाल की जैसी राजनीति को दोबारा स्वीकार करेगी, मुझे नहीं लगता। और बिहार की जनता जातीय समीकरण में पीके को कहाँ फिट बैठा लेगी? जो सवर्ण वोट है वो बीजेपी के पास है, बाकी जो ओबीसी और एसटी वोट है वो पीके के पास क्यों जाएगा? तो सोचेबाजी में पीके बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। और इस बात पर भी आगे चर्चा करूंगी आलोक जी, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय बहुत कम है। और बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इसके बाद नतीजा सामने आ जाएगा कि कितने चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, और इसको लेकर आपको अपडेट देंगे। आगे लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।